लोकतंत्र में चीजें किसी एक व्यक्ति या संस्था की मर्जी से नहीं चलती। इसके लिए बनाई जाती है व्यवस्था यानी सिस्टम। और हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो चलता है तीन चीजों से। पहली कार्यपालिका, दूसरी न्यायपालिका और तीसरी विधायिका। इन तीनों को लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, यानी इन्हीं तीनों पर लोकतंत्र टिका हुआ है। एक भी स्तंभ ऊपर नीचे हुआ या कमजोर हुआ तो लोकतंत्र डगमगा जाएगा, भरभराकर गिर भी सकता है। इसलिए तीनों में बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये आपस में ही टकराने लगे तो क्या होगा? वही होगा जिसके संकेत कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयानों के बाद से मिल रहे हैं। आखिर धनखड़ ने जजों पर सुपर संसद की तरह काम करने का आरोप क्यों लगाया? क्या है आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को इतनी ताकत दे देता है कि उसे न्यूक्लियर मिसाइल कहा जा रहा है? और क्या है वो मामला जहां से इसकी शुरुआत हुई? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं हमारा नया शो खबर गांव समाचार, जिसमें हम बात करेंगे रोजाना की बड़ी खबरों के बारे में। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रही बहस पर आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की वजह से चर्चा में है। हालांकि मुर्शिदाबाद सांप्रदायिक हिंसा के चलते अक्सर चर्चा में आ जाता है। इसी वजह से वहां पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा हो गई थी। अब राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ट्रेन से मालदा और फिर मुर्शिदाबाद पहुंच गए। वहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। इसके बाद राज्यपाल केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। बयान भी दिया, हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे ऐसा ना करने की अपील की थी। कहा था कि मुर्शिदाबाद मत जाइए, कुछ दिनों के लिए दौरा टाल दीजिए। स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन गवर्नर साहब नहीं माने। कर्तव्य का हवाला देते हुए वो मुर्शिदाबाद पहुंच गए। कर्तव्यों की याद सीमा पार से भी दिलाई गई। पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भारत को कर्तव्यों की याद दिलाई है। फिलहाल बांग्लादेश में कोई सरकार है नहीं, वहां अंतरिम सरकार चल रही है। उस अंतरिम सरकार के प्रवक्ता शफीकुल आलम ने कहा है कि भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। प्रवक्ता महोदय ने मुसलमानों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। जवाब में भारत सरकार ने कहा कि पहले अपना घर संभालिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बांग्लादेश की टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें पहले अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले खुले घूम रहे हैं। अखबारों की भाषा में इसे दो टूक जवाब देना कहते हैं। कल के अखबार में देखिएगा, पक्का मिलेगा बांग्लादेश को भारत की दो टूक। अगली खबर की ओर आते हैं, जिसमें हम विस्तार से बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में जिसको लेकर बवाल चल रहा है। लेकिन उसके पहले हमें स्ट्रक्चर समझना होगा। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बारे में हमने आपको पहले ही बताया, अब काम भी बता देते हैं। कानून बनाना विधायिका यानी संसद का काम होता है, इसे लागू करना कार्यपालिका का, और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के संविधान सम्मत होने या ना होने की जांच करना न्यायपालिका का काम है। इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका, संसद और कार्यपालिका के बीच एक दूसरे के लिए आपसी सम्मान होना चाहिए। हालांकि समय समय पर आपसी संघर्ष भी दिखने को मिलता रहा है। लोकतंत्र में आम धारणा यह है कि संसद सर्वोच्च है। संसद ने यानी कि जनता द्वारा चुने हुए लोगों ने जो कानून बना दिए उसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। यह कानून संविधान के दायरे में है या नहीं, इसकी व्याख्या करना या इससे किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन तो नहीं होता, ये देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर कार्यपालिका अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहती है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। केशवानंद भारती का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1972 में 13 जजों की संविधान पीठ ने स्पष्ट कहा कि संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है और भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। यहीं से शुरू होती है सारी बहस, जो हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद यह बहस एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई है। धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को इस तरह से निर्देशित नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रही है। धनखड़ ने ऐसा क्यों कहा? क्या है अनुच्छेद 142 और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसा क्या कहा था कि जिससे इतना बड़ा बवाल शुरू हो गया है? एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करेंगे मामले की जड़ से। राज्य की विधानसभा से विधेयक पास होने की प्रक्रिया समझते हैं।
सबसे पहले विधेयक विधानसभा से पास होता है। जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद अन्यथा राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल के पास होते हैं 3 ऑप्शन: बिल पास कर दें, बिल वापस कर दें, बिल राष्ट्रपति के पास भेज दें। अगर राज्यपाल विधेयक वापस करते हैं तो उसे पुनर्विचार के लिए सुझावों के साथ भेजना होता है। इसके बाद अगर दोबारा विधानमंडल से ये पास होकर आता है तो फिर राज्यपाल के पास इसे मंजूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन अगर राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तो राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प होते हैं: बिल पास कर दे, वापस कर दे या फिर रोक दे। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को इतने दिनों के भीतर बिल पास करना ही होगा या वापस करना होगा। अक्सर राज्य सरकारों द्वारा पारित बिलों को कानून बनने से रोकने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास पड़े विधेयक धूल फांकते रहते हैं। इसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब होता है बिल को पास होने से रोकने के लिए अपने पास रोके रखना। अब समस्या ये भी है कि अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो विधेयक भी समाप्त हो जाते हैं, जो कि हर 5 साल बाद तो होना ही है, जल्दी भी हो सकता है। ऐसे में अगर फिर से सरकार बनती है तो बिल फिर से पास करना होगा, और सरकार नहीं बनी तो राम नाम सत्य। भूल जाइए कोई विधेयक बना था, विधानसभा ने पास किया था। अब तमिलनाडु में यह हुआ कि स्टालिन की सरकार धड़ाधड़ बिल पे बिल पास किए जा रही थी, लेकिन राज्यपाल से सबको मंजूरी नहीं मिल रही थी। फाइलें राजभवन में धूल फांक रही थी। राज्यपाल की ओर से 10 विधेयकों को लंबे वक्त तक रोक कर रखा गया, फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, जबकि बिल को पुनर्विचार के बाद विधानसभा ने दोबारा पास करके भेजा था। ये एक तरह से पॉकेट वीटो का इस्तेमाल था। तमिलनाडु सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों के रोके जाने को असंवैधानिक बताया। एक समय सीमा तय होनी चाहिए कि राज्यपाल या राष्ट्रपति कितने समय तक बिल को अपने पास रोक सकते हैं। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए 10 विधायकों को मंजूरी दे दी। ये अभूतपूर्व था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार था जब बिना राज्यपाल की मंजूरी के कोई बिल पास हुआ हो। राज्यपाल के अधिकारों की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा कि उच्च संवैधानिक पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से कामकाज को सुचारू बनाना चाहिए, ना कि उसे ठप कर देना चाहिए। उसे उत्प्रेरक बनाना चाहिए, ना कि अवरोधक। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा बिल रोकने या पास करने के लिए समय सीमा तय कर दी। कहा कि पॉकेट वीटो जैसी कोई चीज संविधान में नहीं है। बिल पास करना है या रोकना है, 3 महीने में करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा राष्ट्रपति के पास भी बिल पास करने या लौटाने के लिए 3 महीने का ही समय होगा। पुनर्विचार के बाद आने वाले विधेयक को 1 महीने में पास करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इससे ज्यादा समय लगता है तो उचित कारण बताने होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो हड़कंप मच गया। एक तो बिना राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के बिल पास होना, दूसरा राष्ट्रपति को डेडलाइन देना। विपक्षी दलों ने स्वागत किया। केरल, पंजाब, तमिलनाडु, बंगाल, जहां जहां बिल रोके गए सबने खुशी जताई, लेकिन इसके साथ ही आदेश पर बहस भी शुरू हो गई। विपक्ष ने इसे अच्छा फैसला बताया और कहा कि जनता द्वारा चुनी सरकार जो बिल लाती है उसे आप क्यों दबाकर बैठे रहते हैं, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के समर्थकों की ओर से इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी शक्तियों से परे जाकर दिया गया फैसला बताया, और ये फटकर सामने आया 17 अप्रैल को, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले। उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से इस तरह के आक्रामक हमले की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 17 अप्रैल को उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को 3 महीने का समय देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुलकर आलोचना की। उन्होंने साफ कहा कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दे। जजों पर हमलावर धनखड़ ने कहा, हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे और सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे, और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। जजों पर भड़के धनखड़ यही नहीं रुके, कहा कि राष्ट्रपति को निर्देश दिया जा रहा है कि हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बताया। कहा कि लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो ज्यूडिशरी के पास 24/7 उपलब्ध है।
अब ये आर्टिकल 142 है क्या और उपराष्ट्रपति धनखड़ इसे न्यूक्लियर मिसाइल क्यों बता रहे हैं? दरअसल संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस के लिए असाधारण शक्तियां देता है। अनुच्छेद 142 कहता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारिकता का इस्तेमाल करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। यानी सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी मामले में लगता है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए ऐसा प्रावधान करना चाहिए तो वो कर सकता है। कंप्लीट जस्टिस के लिए मिले आर्टिकल 142 की शक्तियां वाकई किसी न्यूक्लियर मिसाइल से कम नहीं है। जहां कोई कानून या उपाय काम ना आए वहां सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सकता है। ये असाधारण शक्तियां हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कई बार अपने फैसलों में इसके दायरे तय किए हैं, लेकिन फिर भी अक्सर इसकी शक्तियों को लेकर बहस होती रहती है। फिर से हो गई है। उपराष्ट्रपति ने इसे न्यूक्लियर मिसाइल बता दिया है, तो मामला थोड़ा सा गर्म है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और खबरगांव का ये डेली न्यूज बुलेटिन देखना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं खबरगांव, मैं हूं भूपेंद्र सोनी, कैमरा के पीछे हैं इरशाद और इस बुलेटिन को लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने। शुक्रिया।